नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। वक्त हो गया है तमाम खबरों को आपको बताने का और शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे से जुड़ी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इंफाल में आज 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की वो नींव भी रखते हुए नजर आएंगे। ये परियोजनाएं सड़क, बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासीय सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कला संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री इंफाल में 160 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक कैंसर अस्पताल की भी नींव रखेंगे। वो किया मोई में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए देश भर में चल रही परियोजनाओं की तरह प्रधानमंत्री 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए जाने वाले 5 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं की भी नींव रखेंगे। एक अन्य अहम परियोजना, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर बरकी नदी पर 75 करोड़ रुपए की लागत से बना इस्पात का एक पुल है, जिससे इंफाल से सिलचर तक संपर्क बढ़ेगा और पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लोगों को करीब 1,100 करोड़ रुपए की लागत से बने 2,308 से अधिक मोबाइल टावरों को भी समर्पित करेंगे, जिससे मोबाइल संपर्क में सुधार होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई विभिन्न योजना और परियोजनाओं की भी उद्घाटन और नींव रखते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो। प्रेम जी, स्वागत है आपका। किस तरीके से आप आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूर्वोत्तर का दौरा देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोत्तर दौरा है, ये सिर्फ एक प्रदेश मात्र का दौरा नहीं है। ध्यान पूरे पूर्वोत्तर को ध्यान में रख करके है और महत्वपूर्ण है। एक बात तो अगर चुनावी नजरिए से देखें तो मणिपुर में चूंकि चुनाव है और हर उस प्रदेश में जहां चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं और योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। ये तो उस रणनीति का भी हिस्सा होता है, हो सकता है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि जैसे जिस तरह से पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पिछले 5 साल में मजबूत हुई है, 5-7 साल में मजबूत हुई है और एक एक प्रदेश को उसने कांग्रेस से छीना है, तो उसको देखते हुए अब जो नई चुनौती आ रही है वो है उन प्रदेशों को बचाने की। असम में तो चुनाव बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन अच्छी टक्कर विपक्ष से मिला और उस विपक्ष से अच्छी टक्कर मिली। और उसके बाद आप देखें, जैसे नागालैंड है और मणिपुर है, इन सब इलाकों में जो बड़ा मुद्दा है वो अफस्पा का मुद्दा है, एफएसपी। और ये मुद्दा अचानक तेज नहीं हुआ है, डिमांड तो बहुत दिनों से है, लेकिन जो हाल में घटना घटी थी नागालैंड में, उसके बाद ये मांग जो पूरे पूर्वोत्तर में जोर पकड़ चुकी है। मणिपुर में तो चुनावी मुद्दा हो चुका है एफएसपीए को हटाने का। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो एफएसपा को हटा देगी। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको देख करके एक बार फिर पूर्वोत्तर जो है गर्म है और इसको टैकल करने की जरूरत है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां की डबल इंजन की सरकार हैं वहां ज्यादातर जगहों पे। तो यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनसे इनके गठबंधन हैं, तो वो क्षेत्रीय पार्टियां भी दबाव बना रही हैं कि अफस्पा को हटाएं। खुद इनकी पार्टी के भीतर से भी आवाज उठ रही है। तो इसको देखते हुए ये पूरा रणनीतिक दौरा भी कह सकते हैं कि इस बहाने, मणिपुर के बहाने, वो पूरे इलाके में एक अफस्पा पे पार्टी का क्या स्टैंड होगा ये भी रुख सामने आएगा जल्द ही। ऐसा प्रधानमंत्री कुछ संकेत भी दे
सकते हैं, ये भी माना जा रहा है कि बसपा पर निर्णय लेने का कुछ संकेत वो दे सकते हैं, या तो वो इसको ढीला करें या तो इसको हटाएं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्रियों ने लिख करके मांग की है कि बसपा को हटाया जाए। जी जी जी। तो ये पूरी तौर पर हमें लगता है कि बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी उम्मीद इलाके के इसके लोगों की अलावा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के दौरे से नरेंद्र मोदी, प्रेम कुमार जी, लगातार पूर्वोत्तर को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने की कनेक्टिविटी की भी बात करते हुए नजर आते रहे। ऐसे में आज वो वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, कई राजमार्गों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। इन तमाम चीजों से जो उनकी एक मंशा हमेशा से पूर्वोत्तर को रही है, उस पर और काम होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में खासियत यह है कि वो एक किसी छोटे से इवेंट को भी कनेक्ट करते हुए पूरे इलाके से, या तो पूर्वोत्तर का या पूरे हिंदुस्तान का बना देते हैं। आप देखे होंगे किसी भी प्रदेश में जाएं, उत्तर प्रदेश में भी वो जब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं या हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हैं, तो फिर उसको पूरा नेशनली उसकी उपयोगिता से उसको जोड़ के बहुत महत्वपूर्ण इवेंट बना देते हैं। तो जाहिर है ये चीज यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि वहां जो शिलान्यास होंगी, उसकी नींव रखी जाएगी, उसको पूरे पूर्वोत्तर के डेवलपमेंट से लोगों को जोड़ के एक सपना भी वो सामने रखते हैं। समझ गया। तो इस तरीके से ये राजनीतिक पहल भी है, उनकी रणनीतिक पहल भी है, और ये अच्छी बात इसके अलावा प्रेम जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि किस तरीके से जो तमाम पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसमें तृणमूल कांग्रेस एक कंटेंडर बनती हुई नजर आ रही है भाजपा के समक्ष। ये निश्चित रूप से, खास करके त्रिपुरा में जिस तरीके से कांग्रेस से टूट करके जी 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 प्रेम जी, आवाज आ रही है? प्रेम जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा प्रेम जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रेम जी, आवाज आ रही है आप तक? प्रेम जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट चुका है, लेकिन प्रेम जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। आज पहुंचेंगे, जब वो अब से कुछ देर बाद मणिपुर और त्रिपुरा में, तो वहां तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। अब रुख जरा अगली खबर का कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। यहां वो कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट, जो कि एक तरीके से एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनाया गया है, इसकी भी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब नागालैंड, मणिपुर समेत कई पूर्वोत्तर के राज्यों में आसपा को हटाने की मांग हो रही है। आज प्रधानमंत्री मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। मणिपुर में मोदी 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की वो नींव रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासीय सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कला व संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ी है। प्रधानमंत्री इम्फाल को 160 करोड़ रुपए से लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल का भी तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं, जिसमें चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो या फिर जो अलग अलग चीजें हों, इनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसी जद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण ही दिख रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को घर के अंदर ही क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में एक बड़ी रैली की थी, जहां हजारों की भीड़ रैली में शामिल हुई थी। इसके एक दिन बाद आए रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील तो की है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4099 नए मामले सामने आए हैं, जो 7 महीने में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 10,986 हैं, जबकि कैंटोनमेंट जोन की संख्या 2008 है। ओमिक्रॉन का असर भी दिल्ली में खूब देखा जा रहा है। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। पिछले 2 दिनों में कोरोना के जितने केस आए हैं उनमें 84% मामले ओमिक्रॉन के थे। तो लगातार दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब जो तमाम एक तरीके से एहतियात हैं उसे बरतने की फिर से ज़रूरत आम लोगों को है। और इसी कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया है। आपको बता दें कि कल अरविंद केजरीवाल ने देहरादून के परेड ग्राउंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद आज सुबह उन्होंने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। रुख अगली खबर क्या करते हैं। कोरोना के साए में भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। निर्यात के मोर्चे पर भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2021-22 वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में भारत ने $300 अरब का एक्सपोर्ट किया है। भारत ने पहली बार इस आंकड़े को $300 अरब का माइलस्टोन छुआ है। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच निर्यात 299.74 अरब डॉलर का रहा, जो कि पिछले साल से 48% ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के इन आंकड़ों के चलते भारत को $103 अरब का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है। देश का निर्यात दिसंबर में 37% बढ़कर $37 अरब पर पहुंच गया। दिसंबर में इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट्स में 37%, जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स में 16%, रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में 22% और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एक्सपोर्ट में 33% का इजाफा हुआ है। जो संकल्प इस वर्ष की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से निर्यातकों ने लिया था, उस संकल्प को एक प्रकार से बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पहले 9 महीने में अचीव किया है। मैं एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा अभी अभी मुझे मिला। पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर का हर महीने का जो एक्सपोर्ट फिगर है, इट इज़ द हाईएस्ट एवर फॉर दैट मंथ विच हैज़ एवर बीन अचीव्ड। मैंने अभी तो 5-6 साल का डेटा देखा 2016 से, पर मैं समझता हूँ लगभग अंदाजन इट विल बी द हाईएस्ट, और पीछे का डेटा भी मैं स्टडी कर लूँगा। पर 2016 से डेटा आज तक का 2021 के दिसंबर तक का देखते हैं तो अप्रैल टू दिसंबर 2021 हर महीने का जो एक्सपोर्ट है ये हिस्टोरिक हाई है। और जैसा अभी आपने देखा सुना कि $103 बिलियन अक्टूबर नवंबर। रुक करते हैं अब अगली खबर का। सोमवार से देश में युवाओं को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। पहले दिन ही वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन 41 लाख से अधिक किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। मध्य प्रदेश में युवाओं ने 15 से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को पहले दिन देश में सबसे ज्यादा 10,02,000 टीकों की डोज लगाई गई। गुजरात में 5 लाख, दिल्ली में 20,000, राजस्थान में 3,40,000, हिमाचल प्रदेश में 90,000 किशोरों को पहली खुराक दी गई। इसके साथ ही देश में अब तक 146.61 करोड़ से अधिक टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। सोमवार को रात तक 98 लाख से अधिक वैक्सीन लोगों को लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जिसने अपने यहां किशोरों को वैक्सीन की खुराक देने की शुरुआत कर दी है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं को सपने में भगवान दिखने लगे हैं।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण हर रात उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि यूपी में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी अक्सर राम राज्य की बात करती है, लेकिन असल में समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा, अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं भगवान है, उन्होंने जो जिक्र किया है पत्र में कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। रुख अगली खबर का करते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एक हफ्ते पहले तक जहां कोविड-19 के रोजाना 6 से 7 हजार नए मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा आज बढ़कर 37,369 पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के मामलों ने देश भर की सरकारों की चिंता में खासा इजाफा किया है। कोविड-19 के दिल्ली और महाराष्ट्र से एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 4,099 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 11,877 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा भारत में ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा 1800 के पार हो गया है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1,892 हो गई है, जबकि 766 मरीज ठीक भी हुए हैं। ओमिक्रॉन में सबसे ज्यादा मामले 568 महाराष्ट्र से हैं, जबकि दिल्ली में 382 केस सामने आ चुके हैं। मंगलवार को जारी नए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 37,369 मामले आए हैं। वहीं 11,007 मरीज रिकवर हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटों में 124 मरीजों की जान भी गई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 1,71,830 है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी। डॉक्टर स्वाति, स्वागत है आपका। किस तरीके से आप देख रही हैं कोरोना के ग्राफ जो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है देश भर में? नमस्कार। बिल्कुल, ये बहुत चिंताजनक है जिस तरह से अब कोरोना के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं और देश के विभिन्न कोनों से लगातार अब यही सूचना आ रही है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो लोगों को भी समझने की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है। ये जरूर हम बोल रहे हैं कि माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन वो माइल्ड इन्फेक्शन हर किसी के लिए माइल्ड नहीं होता है। और साथ में ये हमेशा हमें याद रखना है कि कोरोना के साथ आगे चल करके भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती हैं। अभी तक सेकेंड वेव के जो हमारे मरीज थे उनमें से किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को सोचने में परेशानी है, किसी को पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, या किसी को ब्रेन फॉगिंग हो रही। तो ये समस्याएं कोरोना के साथ काफी लंबे समय तक रहती है। इसलिए ये बीमारी अच्छी बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि माइल्ड डिजीज है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन होगी, हम ठीक हो जाएंगे। हमने पूरी कोशिश यही करनी है कि हम जितना ज्यादा इससे बचकर रह सकें उतना अच्छा होगा जी। साथ ही अब टीकाकरण देखिए बच्चों के लिए भी शुरू हो गया है। इधर बूस्टर डोज भी लगेगी फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो सभी को आगे आना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है, क्योंकि भारत में अभी भी ऐसी संख्या काफी है जिन्होंने सेकंड डोज नहीं ली है या पहला ही टीका नहीं लगवाया है, तो उन लोगों को भी ये जरूर समझना चाहिए कि अगर आप टीका लगवाते हैं तो जो तीव्रता है बीमारी की वो काफी कम हो जाती है। तो यही कोशिश इस वक्त हम लोगों को करनी है कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से इससे लड़ सकें। और अगर हम देखें भी तो दूसरी लहर और अब की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास दवाइयां भी कहीं बेहतर है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोलनुपिराविर जैसी दवाइयां डॉक्टर्स के पास हैं, जिससे हम कहीं बेहतर इलाज कर सकते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन के रेट को कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मामले बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तब दवाइयों की शॉर्टेज शुरू हो जाती है, हॉस्पिटल बेड की शॉर्टेज शुरू हो जाती है। तो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि फिर बाद में बहुत सारी समस्या सामने आए और दूसरी लहर जैसा मंजर आए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर स्वाति ये है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि स्थिति जो है वो उस तरीके से नहीं है जैसी दूसरी वेव में थी। क्योंकि ज्यादातर अगर हम दिल्ली की भी बात करें, जो पॉजिटिव केसेस हैं
उनमें से मैक्सिमम केसेस जो हैं वो होम आइसोलेशन में ठीक हो जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के अगर इन्फेक्शन के मामले 1000 आ रहे हैं तो तकरीबन ये मान के चल रहे हैं लोग कि, और जो आंकड़ा आ रहा है कि 500 से ऊपर लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। और एक और जो अच्छी बात नोट करने को मिल रही है वो ये है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स ऑन आईसीयू बेड्स हैं उसकी संख्या अभी बिल्कुल कम है। तो क्या एक तरीके से हमें ओमिक्रॉन को एक गुड वेरिएंट भी समझना चाहिए? देखिए, ये तो हम मान के चल ही रहे हैं कि वायरस जो होता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है और शायद ओमिक्रॉन एक वो वाला वेरिएंट हो कोरोना का जो कि अब उतना ताकतवर नहीं रहा है जैसे कि डेल्टा, और आने वाले वक्त में धीरे धीरे ये और कमजोर पड़े, ये संभावनाएं पूरी है और इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि इस वक्त केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, तो हम जो 3-4 महीने बाद की तस्वीर है जिसकी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि बेहतर होगी, वहां तक पहुंचने में अभी वक्त है। तो ये जो 3-4 महीने का वक्त है जिसमें हम पीक देख सकते हैं, तीसरी लहर आनी शुरू हो रही है, ऐसे में हमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, तभी हम इस वायरस को जीत पाएंगे। अगर हम इस तरह से संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ने देंगे तो मृत्यु दर भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जरूर ओमिक्रॉन के साथ माइल्ड केसेस हैं जैसे सब लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन जब संख्या बहुत बढ़ती है तब सिवियरिटी ऑफ डिजीज को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो स्थिति नहीं आनी चाहिए और ये सभी राज्य सरकारों को भी समझने की बहुत जरूरत है। माइल्ड जो हम बार बार ओमिक्रॉन को बोल रहे हैं उसकी वजह से एक ये इसलिए भी बोला जा रहा था कि लोगों में पैनिक ना आए, लेकिन ये लोगों में लापरवाही लेकर के नहीं आना चाहिए इसकी वजह से ना। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर स्वाति जी वो ये है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति पहचाने कि उसमें ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं। डेल्टा के सिम्टम्स बहुत सारे थे जिसको लेकर लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन में जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सिम्टम्स के नाम पर केवल बुखार है। तो किस तरीके से इसे आप देखती हैं कि क्या सिम्टम्स होंगे जिससे आइडेंटिफाई होगा कि ओमिक्रॉन से इंसान संक्रमित है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका और यही बहुत जरूरी है दर्शकों सभी का, व्यूअर्स का ये जानना कि ओमिक्रॉन और डेल्टा में भी हम कुछ भिन्न सिम्टम्स देख रहे हैं जिससे कि आसानी से आप थोड़ा ओमिक्रॉन को पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर बुखार हो रहा है, बदन दर्द है, खांसी जुकाम है, लेकिन टेस्ट और स्मेल का आपको लॉस नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये ओमिक्रॉन होने की संभावना ज्यादा है और डेल्टा होने की संभावना कम है। वहीं अगर बहुत ज्यादा नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है ओमिक्रॉन के साथ कि रात में आपको बहुत पसीने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीने अगर आ रहे हैं, इतने पसीने आ रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कपड़े बदलने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक ओमिक्रॉन का लक्षण है। ठीक है, लेकिन आपकी बात सही है कि ओमिक्रॉन के साथ क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स है इसलिए लोग उसको हल्के में भी लेते हैं, टेस्ट भी नहीं कराना चाहते। क्योंकि ज्यादातर जो इस वक्त सिम्टम्स आ रहे हैं वो हल्के बुखार के आ रहे हैं और थोड़ी बहुत सर्दी खांसी की, तो लोग उसे एक नॉर्मल वेदर चेंज की तरह ही ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और देखिए एज डॉक्टर क्योंकि हम तो सारा दिन मरीज देख रहे होते हैं, तो मैक्सिमम लोग हमें फोन करते में यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ठंड लग गई है शायद हमें और वही होगा। अगर हम कहते भी हैं कि आप RT-PCR कराइए तो बोलते हैं नहीं अभी हम नहीं कराना चाहते, हमें पक्का ठंड लग गई होगी, हम उस दिन बाहर निकले थे, इस दिन पार्टी के लिए गए थे, इस दिन यहाँ गए, तो वो किसी न किसी तरह से उसको उसी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये कोरोना नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम टेस्ट नहीं कराते तो उसके दो नुकसान है। पहली बात ये है कि हो सकता है आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपको उतने लक्षण नहीं है, लेकिन दूसरे को आपसे इन्फेक्शन होने के बाद उन्हें तीव्र हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब हमारे पास दवाइयां भी बहुत अच्छी हैं, और वो सब दवाइयां शुरू के 4-5 दिन में देने से ही सबसे ज्यादा उनका फायदा होता है। तो आप वो जो 4-5 दिन का समय निकाल देते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं, और फिर जब 7वें-8वें दिन जब आप एक टेस्ट कराते हैं, जी तब तक लेट हो जाता है और वो शुरू का जो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं वो हम नहीं दे पाते। एक और चीज स्वाति जी वो ये है कि इस वेरिएंट की जिस देश से शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका से, वहां अब लगातार संक्रमण के मामले जो है वो डाउनफॉल पर हैं। तकरीबन 15-20 दिन वहां भी केसेस बिल्कुल हाइक पर थे और उसके बाद मामले डाउन पर थे। तो क्या भारत में भी यही उम्मीद की जाए कि शायद जनवरी एंड तक फिर से मामले डिक्रीज हों? देखिए ये तो डेफिनेटली लग रहा है कि पीक तेजी से आएगी और फिर तेजी से ही नीचे भी जाएगी। इस बात की काफी उम्मीद है, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो भारत में वैक्सीनेशन काफी तेजी से हुआ है, तो अब 90% एडल्ट ऐसे हैं जिनको की फर्स्ट डोज लग चुकी है, जिसका हमें फायदा होगा। ओके। दूसरा ये भी है कि सेकेंड वेव में क्योंकि इतना व्यापक तौर से
से इन्फेक्शन पूरे भारत में फैला था तो कई सारे लोगों को ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बनी है एक्सपोजर की वजह से। ओके, तो उसका भी हमें कुछ ना कुछ फायदा डेफिनेटली ठीक है, होना चाहिए। ठीक है। अभी डेल्टा भी पूरी तरह से भारत से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए हमें सचेत रहने की बहुत जरूरत जी, है। जी। क्योंकि यूएस यूके में आपने देखा कि ट्विन सर्ज आ रही है, Yes, डेल्टा yes. से भी सर्ज आ रही है और ओमिक्रॉन से भी आ रही जी। है। तो वो स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए। हमें कोशिश करना है कि ये तीसरी लहर हमारे लिए बहुत छोटी रहे, नुकसान ना हो और जल्द से जल्द निकल जाए। ठीक है, अब हम आगे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण बातों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर सिम्टम्स की अगर बात करें ओमिक्रॉन की तो आपको बुखार हो सकता है, आपको सर्दी खांसी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपका टेस्ट और स्मेल जाए। और इसके अलावा नाइट स्वेटिंग जो है ये उन सिम्टम्स में है जिससे आप ओमिक्रॉन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगली खबर क्या करते हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में सबसे व्यापक मध्यम बारिश हिमपात की उम्मीद है। 3 जनवरी की शाम से कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हिमपात शुरू हो जाएगी और तीव्रता और वितरण में वृद्धि होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। लाहौल और स्पीति जिले के अटल सुरंग के कोलांग और उत्तरी पोर्टल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में पारा काफी लुढ़क गया है। दिल्ली समेत भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रुक अगली खबर का करते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेजी से फैलने के बीच अमेरिका में सोमवार को 10 लाख से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए। यूएस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस की किसी भी पिछली लहर की तुलना में 3 गुना से अधिक नए मामले दर्ज किए। अकेले सोमवार को 10 लाख से अधिक केस रिपोर्ट किए गए। इस हफ्ते के आंकड़े सामने आने पर कोरोना वायरस के संक्रमण में काफी बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह में हर 100 अमेरिकियों में से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस प्रतिक्रिया टीम के साथ बैठक करने की योजना बनाई है ताकि ओमिक्रॉन पर कार्रवाई और उस पर चर्चा हो सके। रुख अगली खबर का करते हैं जो कि नेपाल से है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को सोमवार को फिर से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रचंड आम सहमति से पार्टी प्रमुख चुने गए हैं। केंद्रीय सदस्य हिमल शर्मा ने बताया कि पार्टी की नवनिर्मित केंद्रीय समिति की पहली बैठक में प्रचंड निर्विरोध चुने गए। नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रस्तावक थे और कृष्ण बहादुर महारा प्रचंड को पार्टी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनने के प्रस्ताव के समर्थक थे, जो बैठक द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने पद की शपथ ले ली। यह बैठक ललितपुर के सनोपा हाइट्स के हेरिटेज गार्डन में हुई। 67 साल के प्रचंड करीब 3 दशक से सीपीएन का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका निर्वाचन हमेशा निर्विरोध रहा है। वहीं केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रचंड ने कहा कि उन्हें खुद पर बड़ी जिम्मेदारी का बोझ महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो यहां मंच पर शपथ लेते हैं कि लोगों और देश का वो कृतज्ञ हैं क्योंकि वो लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।